Hello everyone. This video is related on topic of birth of the Weimar Republic under the chapter Nazism and the rise of Hitler from India and the contemporary world, first textbook in history for class 9. So let's start discuss about birth of the Weimar Republic मीन्स वाइमर गणराज्य के जन्म के बारे में आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जर्मनी वॉज अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th century. It fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies. The Allies were strengthened by the US entry in 1917 and won the war in November 1918. वाइमर गणराज्य के जन्म के बारे में यहाँ बताया गया है कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग ईयर्स में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था और जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर जो अलाइज थे मीन्स अलाइज में इंग्लैंड थे, फ्रांस और रूस, इनके अगेंस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था. फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 से 1918 तक चला था और दुनिया की सभी बड़ी शक्तियाँ यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थीं कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी. सभी को किसी न किसी फ़ायदे की उम्मीद थी. उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से तोड़कर रख देगा, कमज़ोर कर देगा. फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सक्सेस तो पा लिया था, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी अलाइज के साथ शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हटाने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. The defeat of the Imperial Germany paved the way of democratic republic in Germany. The parliamentary parties met at the National Assembly at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. Universal suffrage was allowed for electing the deputies to the German parliament or Reichstag. साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका दिया था और इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया. नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राष्ट्रयिक, जो जर्मन की संसद है उसको राष्ट्रयिक कहा जाता है, राष्ट्रयिक के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए औरतों सहित सभी जो वयस्क नागरिक थे उनको समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया था. वर्साइल ट्रीटी, वर्साई की संधि. But after the First World War, Germany was forced to accept certain terms which hurt the pride of German people. As per the peace treaty signed at Versailles, Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. To weaken its power, the Allied powers demilitarized Germany. The war guilt clause forced Germany to pay compensation amounting to 6 billion pounds. The resource-rich Rhineland was occupied by the Allied armies for much of the 1920s. Because of these developments, many Germans were not happy with the Weimar Republic. वर्साई की संधि हुआ जिसमें नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था. इसकी एक वजह तो यही थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की पराजय के बाद
जो देश जीते थे उन्हें उनसे बहुत सारी कठोर जो जीती हुई देश थी उन्हें हारी वाले देशों पे बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी थी। जो अलाइज थे उनके साथ वर्साई की संधि हुई, शांति संधि हुई, जो कि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% जो पॉपुलेशन था, वहाँ के लोग थे, आबादी थी वो, और 13% भूभाग, 75% जो लौह के भंडार थे, आयरन भंडार थे, और 26% जो कोयला भंडार थे, जो कि फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़ गए थे। जर्मनी की रही सही ताकत जो थी वो ख़त्म करने के लिए अलाइज ने उनकी सेना को भी भंग कर दिया था और युद्ध के अपराध बोध, जो कि वॉर गिल्ट क्लॉज कहलाता है, के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इसकी एवज में उन पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया और खनिज संसाधनों से भरा जो राइनलैंड था पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर अलाइज का ही कब्जा रहा और बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साए में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ द वॉर मीन्स युद्ध का क्या असर हुआ, यह आगे हम देखेंगे। यूरोप हैड टर्न इनटू अ कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर्स फ्रॉम बीइंग अ कॉन्टिनेंट ऑफ creditors. After the war, the Weimar Republic was forced to pay for the sins of the old empire. The supporters of the Weimar Republic became easy targets of the attacks by the conservatives. युद्ध का असर यह हुआ कि इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला एक कॉन्टिनेंट कहलाता था, जो कि युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पूरे साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना जो नया वाइमर गणराज्य बना था उससे वसूला जा रहा था और इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ रहा था। हर्जाना भी चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। वाइमर गणराज्य की जो हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे, वे सभी रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया और इस मनोदशा का 30 के दशक की शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। ग्लोरिफिकेशन ऑफ सोल्जर्स मीन्स जो सोल्जर्स थे उनका महिमा मंडन किया गया। फिर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार द सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस ऑल ओवर यूरोप। पॉलिटिशियंस and the media glorified the life of a soldier. Aggressive war propaganda and national honors became the theme of public debate. Democracy was a nascent idea which could not survive the war ravaged Europe. जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, महायुद्ध हुआ, उसने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। लेकिन ये बाद में फिर जो सैनिक जो थे जिन्होंने युद्ध जीता था उनका महिमा मंडन किया गया। उसमें महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। सिपाहियों को जो आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक और ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में जो बैंकर में जो जिंदगी सैनिकों ने बिताया था उसका महिमा मंडन किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए जो रूढ़िवादी तानाशाह थे
उनको व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो कि दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। नेक्स्ट इस फिगर में यहाँ एक मैप दिखाया गया है जो कि जर्मनी आफ्टर द वर्साइल ट्रीटी का है। यू कैन सी इन दिस मैप द पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट जर्मनी लॉस्ट आफ्टर द ट्रीटी। इस मैप में वर्साई की संधि के बाद जो जर्मनी थी उसको है। इस नक्शे में आप उन इलाकों को देख सकते हैं जो संधि के बाद जर्मनी के हाथ से निकल गए थे। सो I hope all of you understood all concept of today's topic. Thank you for watching.